Assalamualaikum, I am Hafza Aliza. You welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today we discuss on perception, यानी कि perception क्या होता है, perception जो है एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले करता है, perception का साइकोलॉजी के अंदर क्या रोल है, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। परसेप्शन किस तरह से माइंड के साथ रिलेट कर रही होती है, किस तरह साइकोलॉजी के साथ रिलेट करती है, परसेप्शन और सेंसेशन का आपस में क्या ताल्लुक होता है। Firstly, we discuss the definition of perception. Perception can be defined as our recognition and interpretation of sensory information. Perception basically क्या होता है कि recognize करना होता है और interpret करना होता है sensory information को। Perception also include how we respond to the information, यानी कि जब information हमारे पास आती है तो हम उसके ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं और किस तरह से रिस्पॉन्स शो करते हैं। We can think of perception as a process where we take in sensory information from our environment and use that information in order to interact with our environment. परसेप्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उससे जो है इन्फॉर्मेशन को रिस्टोर करते हैं एंड देन वो फर्दर जो है आगे यूज़ होती है। बेसिकली जो है ये एक परसेप्शन जो है वो एक हमारी सेंसेस के साथ रिलेट कर रही होती है। सेंसेस कौन सी होती हैं? 5 बेसिक सेंसेस होती हैं जिसके अंदर विजन आ जाता है, हेयरिंग आ जाता है, स्मेल, टेस्ट एंड टच आ जाता है। ये 5 सेंसेस जो हैं ये इन्वायरमेंट से जब सेंस लेती हैं, एक स्टिमुलस लेती हैं। यानी अगर हम विजन की बात कर लें तो अगर कोई चीज़ हम देखते हैं, अगर हम एक रूम के अंदर फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं तो जो हमारी आई है अगर उसको एक स्टिमुलस मिलता है, यानी जो क्लॉक है अगर वो क्लॉक हिल रही है तो ये हमारी आई जो है उसको एक स्टिमुलस मिल रहा है। हमारी आई जो है उस स्टिमुलस को लेती है, फिर उसको जो है प्रोसेस करती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करती है? स्टोर करती है एंड देन जो है वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। Perception refers to our sensory experience of the world. It is the process of using our senses to become aware of object. जो हमारी senses होती हैं वो हमारे जब एक उन्हें stimulus मिलता है तो वो aware हो जाती हैं किसी भी object को लेके। It is through this experience that we gain information about the environment around us. इससे क्या होता है कि जो environment हमारे इर्द गिर्द होता है, हमारे अराउंड जो मौजूद होता है, उससे उधर जो स्टिमुलस मौजूद होते हैं हमारी सेंसेस वहाँ से स्टिमुलस रिसीव करती हैं और उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन की सूरत में स्टोर करती हैं। टाइप्स ऑफ परसेप्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अंदर आता है विजुअल परसेप्शन, यानी कि जो हमारी सेंस जो विजन हमारी एक सेंस है उससे रिलेट कर रहा होता है। ऑडिटरी परसेप्शन जो कि हेयरिंग से सेंस से रिलेट करता है। ओल्फैक्टरी परसेप्शन, उसके अलावा हैप्टिक परसेप्शन जो कि टच सेंसेशन से कंबाइन कर रहा होता है। गेस्टेटरी परसेप्शन जो कि टेस्ट से रिलेट कर रहा होता है और जो अल्फैक्टरी होता है वो स्मेल सेंस से जो रिलेट कर रहा है। ये हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं ये 5 तरह के जो सिग्नल होते हैं उनको रिसीव करती हैं, उसको परसीव करती हैं, जो फर्दर जो है 5 परसेप्शन की टाइप्स में आगे जा कन्वर्ट होता है, जिसको विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, ओल्फैक्टरी, गेस्टेटरी एंड हैप्टिक परसेप्शन कहा जाता है। ये 5 सेंसेस जो है ये इन्वायरमेंट से डिफरेंट स्टिमुलस को परसीव करती हैं। विजन जो है किसी चीज़ को जो नज़र आ रही होती है वहाँ से परसीव करती है। जो कोई साउंड आ रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है कहीं से, तो जो हेयरिंग है वो हेयरिंग वाली सेंस है वो उसको परसीव करती है। टच, किसी चीज़ को टच करना कि वो हॉट है या कोल्ड है, ठंडी है, गर्म है या वो सॉफ्ट है, हार्ड है, ये जो टच सेंस है उसको परसीव करती है। स्मेल के फूड जो है वो किस तरह की है, उसकी जो फ्रेगरेंस है वो किस तरह की है, वो उसकी ऑर्डर जो है वो स्मेल किस तरह की है, अच्छी है या बुरी है। ये जो है हमारी जो नोज़ की नोज़ सेंस है, यानी कि सूंघने की जो हिस्सा है वो इस चीज़ को परसीव करती है। और जो टेस्ट की सेंस होती है, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो स्टिमुलस को परसीव करते हैं, उस परसेप्शन को रिसीव करते हैं कि टेस्ट जो है एक प्रोडक्ट का, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ का वो किस तरह का है। जो एक चीज़ है वो मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, किस तरह की है, ये जो हमारी टेस्ट की सेंस होती है इसको परसीव करती है। परसेप्शन 5 सेंसेस की बेस के ऊपर होती है। अगर सेंसेस ना हो या सेंसेस प्रॉपर्ली वर्क ना करे तो एक इंडिविजुअल प्रॉपर्ली परसीव नहीं कर सकता किसी भी ऑब्जेक्ट को। वाई परसेप्शन इज़ इम्पोर्टेंट, परसेप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? परसेप्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी सेंसेस से अटैच होती है, रिलेट कर रही होती है।
तो जब एक हमें स्टिमुलस मिलता है तो जो परसीव करते हैं स्टिमुलस को, उसकी बेस के ऊपर जो हमारे अराउंड जो है हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट होता है एक इंडिविजुअल उसको अंडरस्टैंड करता है। अगर हमारी सेंसेस उस चीज़ सिग्नल को परसीव नहीं करेंगी तो जो हमारे अराउंड इन्वायरमेंट है कोई भी जो इंडिविजुअल है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हर एक जो इंडिविजुअल है वो अलग तरीके से परसीव करता है, उसकी परसेप्शन जो होती है वो अलग होती है। अब ये एक डिजिट है, अब जो इंडिविजुअल राइट साइड पे खड़ा है उसको वो 9 नज़र आ रहा है क्योंकि वो अपनी सेंसेस से जो है उसको परसीव कर रहा है, उसकी परसेप्शन अलग है। जबकि जो लेफ़्ट साइड पे गर्ल खड़ी है उसको वो डिजिट जो है 6 नज़र आ रहा है। डिजिट एक ही है लेकिन दोनों के देखने का नज़रिया जो है वो अलग है, दोनों का जो परसीव करने का मेथड है, दोनों की जो परसेप्शन है वो अलग है। स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब हम उन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है अगर हम एक इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं तो वहाँ से हम एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम के अंदर डिफरेंट स्टिमुलस मौजूद है, उस रूम के अंदर एसी लगा हुआ है, क्लॉक लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, मिरर है, ठीक है, ग्लास पड़ा हुआ है, प्लेट है, ठीक है, इस तरह बुक पड़ी हुई है, डिफरेंट जो है वो स्टिमुलस मौजूद है। उसमें से हमने जिस पॉइंट के ऊपर, जिस सेंस के ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी तरफ अटेंशन देते हैं, उस चीज़ को हम प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। अब रूम के अंदर एक क्लॉक है, वो जो है हिल रहा है, उसकी वजह से जो है वो एक ट्यून जो है या जो लाइट्स है, जो नॉइस है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारी जो सेंस है, जो हेयरिंग सेंस है, ऑडिटरी सेंस है, वो फौरी तौर पे हमें उसका सिग्नल जो है परसीव करने का कहती है। और हम जो है वो रूम के अंदर जो डिफरेंट स्टिमुलस मौजूद हैं उनको छोड़ के हम एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपनी जो अटेंशन है उसका फोकस करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर किसी भी स्टिमुलस जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है। जिस तरह हमने क्लॉक को सिलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि क्लॉक जो है वो कब कब जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और फिर इंटरप्रेट किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उसके ऊपर थिंक किया जाता है कि कब कब जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है एक क्लॉक में से। अटेंशन एंड परसेप्शन, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी स्टिमुलस को परसीव करते हैं तो वो अटेंशन के विदाउट हैपनिंग नहीं हो सकती। बिकॉज हमारे जो हम जिस इन्वायरमेंट में बैठे हैं, अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट में हैं, जो हमारे इर्द गिर्द अराउंड जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी वर्ल्ड है, उसमें डिफरेंट जो है वो स्टिमुलस मौजूद हैं जो कि हमारी सेंसेस जो है उन्हें रिसीव करेंगी, उन्हें परसीव करेंगी। लेकिन हम इतने ज़्यादा स्टिमुलस में से हम जिस के ऊपर एक के ऊपर फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, देन हम उसे परसीव करते हैं। अब अगर हम एक रोड के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ डिफरेंट जो है वो स्टिमुलस मौजूद है। रोड के ऊपर डिफरेंट शॉप्स हैं, इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। हम अगर एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, अटेंशन देंगे, देन हम जो है एक चीज़ को पहले हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हमने उसे प्रोसेस करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और देन हम उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है। यानी रोड के ऊपर तो डिफरेंट बाइक्स भी जा रही हैं, कार जा रही हैं, ऑटोमोबाइल्स जा रही हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं, डिफरेंट लोग हैं। हमें जो चीज़ चाहिए, हमें जो सिग्नल चाहिए, जो स्टिमुलस चाहिए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई ग्रॉसरी स्टोर के लिए गए हैं, हमने कोई ग्रॉसरी आइटम लेनी है, तो अगर हम एक रोड के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ डिफरेंट चीज़ें होंगी, लेकिन जहाँ पे हमें वो ग्रॉसरी शॉप नज़र आएगी हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। देन हम वहाँ जाएंगे और उसको परसीव करेंगे कि इतने बड़े स्टोर के अंदर हमें कौन सी चीज़ चाहिए, वो कहाँ पे मौजूद है, और देन हम उसे बाय करेंगे। अटेंशन के ऊपर 2 तरह के फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल, जिससे कि इंटरनल अटेंशन और एक्सटर्नल अटेंशन कहा जाता है। इंटरनल अटेंशन ये होती है कि जो हमारे इंटरनल होता है, इंटरनली जो हमारे माइंड के अंदर चल रहा होता है, यानी जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम घर से निकले हैं चॉकलेट लेने के लिए, तो हमारे जो इंटरनल है वो चॉकलेट है, तो हम वहाँ जाके अपना जो इंटरनल है, जो चॉकलेट है, उसी के ऊपर अटेंशन देंगे, उसी के ऊपर फोकस करेंगे। एक्सटर्नल होता है जो हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है। इन्वायरमेंट में यानी हम रोड से जा रहे हैं तो हम किस चीज़ के ऊपर यानी एक जगह से शोर आ रहा है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, नॉइस, तो हम उसकी तरफ तवज्जो देंगे। इसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन की जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक होती है डिवाइडेड अटेंशन, दूसरी होती है सस्टेन्ड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन होती है कि एक वक्त के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा कामों के ऊपर हम तवज्जो दें। फॉर एग्जांपल अगर हम एक खाना खाने के लिए बैठे हैं और उस वक्त क्या है कि हम टीवी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं
वो भी हम अपने खाने की तरफ भी फोकस कर रहे हैं कि हमने किस तरह से बाइट लेनी है, क्या चीज़ हम खा रहे हैं। फिर हम उसके साथ टीवी भी देख रहे हैं। फिर अगर हमारी कोई फैमिली मेम्बर हमारे पास बैठा हुआ है, वो हमसे बातें भी कर रहा है, तो एक टाइम के ऊपर हम 3 काम इकट्ठे कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, जो फैमिली मेम्बर है उससे बात भी कर रहे हैं, और हम टीवी के ऊपर जो कोई शो लगा हुआ है हम उसे भी देख रहे हैं। ये 3 काम हम दे रहे हैं। हमारी जो अटेंशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसको डिवाइडेड अटेंशन कहा जाता है। जिस तरह अटेंशन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई और हम फिर तीनों से अलग अलग जो सिग्नल हैं, जो स्टिमुलस है, उससे परसीव करेंगे। खाने से हम एक अलग जो स्टिमुलस है उसे परसीव कर रहे हैं, उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको देख रहे हैं कि खाने की जो स्मेल है वो किस तरह की है, टेस्ट किस तरह का आ रहा है। और खाना विजन में देखें कि किस तरह का खाने की जो विजुअलाइजेशन है वो किस तरह की है, प्यारा है या नहीं, हमें हमारी आइज़ को वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अब टीवी से हम अलहदा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अलहदा हम सिग्नल जो है उसको परसीव कर रहे हैं, अलहदा जो न्यूज़ आ रही है, कोई ख़बर आ रही है उसको परसीव कर रहे हैं। और जो फैमिली मेम्बर है जिससे हम बातें कर रहे हैं उससे हम अलहदा जो है वो स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं। इस तरह हम 3 अलहदा जगह से जो है वो एट अ टाइम एक ही वक्त में डिफरेंट पॉइंट से हम परसेप्शन जो है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। सस्टेन्ड अटेंशन होती है यानी कि बरकरार रखना अपनी अटेंशन को एक ही पॉइंट के ऊपर, सिर्फ खाना खाने के ऊपर ही अपनी अटेंशन को बरकरार रखना और उसी से स्टिमुलस को परसीव करना। जिस तरह अगर खाना खा रहे हैं तो वहीं से अपनी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको परसीव करना कि किस तरह खाने की स्मेल है, टेस्ट को परसीव करना। एक ही पॉइंट के ऊपर जो है अपनी अटेंशन को बरकरार रखना, सस्टेन रखना, मेंटेन रखना। लोकलाइजेशन एंड परसेप्शन यानी लोकलाइजेशन ये होती है कि देखना कि लोकेट कहाँ पे कर रही है ऑब्जेक्ट, स्टिमुलस कहाँ पे लोकेट कर रहा है। अगर हमें एक साउंड सुनाई दे रही है तो वो कहाँ पे लोकेट कर रही है, कहाँ से वो सुनाई दे रही है। अगर हम एक रूम के अंदर बैठे हुए और हमें आवाज़ सुनाई दे रही है तो हम उसे लोकेट करेंगे कि साउंड जो है वो कहाँ से आ रही है, रूम के अंदर से कोई बोल रहा है या बाहर से कोई बोल रहा है। इस तरह अगर हम एक रूम के अंदर आए हैं तो हमें एक चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सीज़र चाहिए, तो हम रूम के अंदर आकर लोकेट करेंगे कि सीज़र जो है वो कहाँ पे मौजूद है, और वहाँ से हम अपने उस स्टिमुलस को परसीव करेंगे एंड देन हम सीज़र को उठाएंगे। थ्योरी ऑफ लोकलाइजेशन जो है ये मिड 1700 सेंचुरी के अंदर जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी गाल ने, जो कि उसके बाद फर्दर जो है 1800 सेंचुरी में इसके अंदर वर्क होता रहा था। और ये जो है ये बेस करती है विजन के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि लोकेट जो है ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे लोकेट कर रही है, विजन से देखना कि कहाँ पे है, और लैंग्वेज में देखना कि जो आवाज़ या साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से लोकेट, उसको देखना कि कहाँ से वो आवाज़ आ रही है। लोकलाइजेशन में एक आ जाता है परसीविंग मोशन, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो इल्यूजन ऑफ मोशन, उसको देखना कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव कर रही है, किस तरह से वो मूव कर रही है, वो मूव कर रही है या वो सिर्फ हमें नज़र आ रही है, हमें वो इल्यूजन आ रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, यानी कि लोकेट करना, विजन को देखना। अगर हम एक रूम के अंदर एंटर हुए हैं तो उसके जो लास्ट रूम का वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है तो वो इस तरह डिस्टेंस जो है उसको परसीव करना, उसको लोकेट करना कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो लोकेट कर रही है। सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डिफरेंट जो है वो स्टिमुलस मौजूद है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मौजूद है, और वहाँ से लोकेट करना कि हमें कौन सी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो चाहिए। अब इसके अंदर गेस्टार्ट लॉ जो है वो भी इंक्लूड इस तरह हो जाता है कि उसके अंदर आता है एक सिमिलैरिटी वाला पॉइंट, यानी अगर 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं, 3 सर्कल हैं और एक जो है वो रेक्टेंगल है, तो हम सिमिलर जो चीज़ें हैं उसको हम लोकेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर कर लेंगे। फिर हम प्रोक्सीमिटी के ऊपर करेंगे कि जितने जो ऑब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा अप्रोक्सीमेट कौन सा है उसको हम करेंगे। इस तरह जो है ये लॉ गेस्टार्ट लॉ जो है उसकी बेस के ऊपर जो है सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट किया जाता है, उसकी बेस के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को लोकेट किया जाता है। रिकॉग्निशन एंड परसेप्शन, रिकॉग्निशन हमारी परसेप्शन से इस तरह लोकेट करती है कि हमने देखना होता है कि हमने रिकॉग्नाइज करना था किसी भी चीज़ को कि वो चीज़ जो है वो हमारे पास्ट में गुजरी है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पर्सन को देखते हैं तो हम उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने इस इंडिविजुअल को पहले कहीं कभी देखा है या नहीं देखा हुआ। हम जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे परसीव करते हैं यानी सबसे पहले हमने एक इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट लोग मौजूद है, वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, फिर हमने उसे ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट करते हैं कि क्या हमने ये पहले देखा हुआ या नहीं देखा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अगर एक इंसान को देखते हैं तो अगर हम उसके ऊपर अटेंशन देते हैं
यानी अगर हम किसी इंडिविजुअल को देख रहे हैं कि वो कोई भी टैबलो वगैरह कर रहा है और हमें वो टैबलो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, हमें उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पसंद आ रही है, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, अटेंशन देंगे एंड देन जो है वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। हम घर जाएंगे, घर जाकर अपने डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे कि उधर एक हम जिस फंक्शन में गए थे वहाँ एक बहुत अच्छा जो है वो टैबलो हुआ था, और हम जब वो बात बता रहे होंगे दोबारा वो इंडिविजुअल जो है वो हमें याद आ रहा होगा, हमारी नज़रों के सामने आ रहा होगा। फिर अगर हम कहीं उसको कहीं और देखते हैं तो उस वक्त हम कोशिश करेंगे, हम अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उस पर्सन को हम परसीव करने की कोशिश करेंगे क्या हमने पहले इस इंडिविजुअल को देखा हुआ या नहीं देखा हुआ। परसेप्चुअल रिकॉग्निशन यानी जो रिकॉग्नाइज करना है उसको इंडिविजुअल को अगर पहले कहीं देखा हुआ है तो उसको परसीव करना, ये एक इमीडिएट प्रोसेस होता है, फास्ट होता है। अब ये इसके अंदर जो है ये इम्प्लिसिट मेमोरी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, जिसके अंदर अब आ जाता है सिमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरी आती हैं, जिसको हम रिट्रीव करते हैं, रिट्राइवल उसका करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले इस तरह हमारी लाइफ के अंदर हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि अगर एक्सप्लिसिट मेमोरी को देख रहे हैं जो कि हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर होती है, कॉन्शियस के अंदर स्टोर होती है, तो उसके अंदर दो उसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक। एपिसोडिक मेमोरी होती है जो एक इंडिविजुअल से रिलेट कर रही होती है, यानी कि उसने आज के लंच के अंदर क्या खाया, सैलड खाई है या क्या खाया है। तो एक इंडिविजुअल जो है अगर उससे एक पर्सन पूछता है अगर उससे कि उसने क्या खाया है तो उसको बताता है कि उसने आज जो है लंच में सैलड खाई है। अगर दोबारा कोई और उसको पूछता है या बाद में उसको याद करने पड़ता है कि उसने क्या खाया था लंच में, तो तब उसको वो चीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि मैंने क्या खाया था, उसकी वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। इस तरह जो सिमेंटिक मेमोरी होती है उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर आ जाते हैं। जिस तरह के अगर हम पढ़ते हैं कि 3 to the 6 होता है, तो एक इंडिविजुअल अपनी पूरी लाइफ के अंदर जब जब वो 3 to the 6 पढ़ेगा 3 to the पढ़ेगा तो उसको याद होगा कि 3 to the 6 है, उसके माइंड के अंदर जो है वो फैक्ट जो है वो स्टोर हुआ होगा। यानी सबसे पहले उसने 3 का टेबल याद करने के ऊपर अटेंशन दी होगी और देन जो है उसको ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट किया जाएगा कि ये 3 का टेबल है, देन वो उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर जब जब वो 3 to the 6 पढ़ेगा तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ मैंने पहले ये पढ़ा हुआ है और 3 to the 6 होता है। वो जहाँ जहाँ पे 3 to the लिखा पड़ेगा तो उसको पता होगा इसका आंसर जो है वो 6 होता है। Perceptual constancy. Perceptual constancy is the tendency to perceive a familiar item as having a standard shape, size, brightness, no matter how the stimuli change. कि स्टिमुलाई जो है वो ये नहीं मैटर करता कि वो कितना चेंज हो रहा है, लेकिन अगर एक ही फेमिलियर आइटम है उसको उसका शेप, साइज और ब्राइटनेस को देखना। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी असिस्ट अस इन आइडेंटिफाइंग आइटम अंडर चैलेंजिंग कंडीशंस। दे आर सिवरल परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। डिफरेंट जो है ये परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज की टाइप्स होती है, जिसके अंदर साइज कॉन्स्टेंसी आ जाती है, शेप परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इंक्लूड होती है, इसके अलावा जो ब्राइटनेस परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इंक्लूड होती है। अब हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। 4 टाइप्स होती हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी की, जिसके अंदर शेप, साइज, कलर एंड ब्राइटनेस इंक्लूड होती है। नो मैटर द चेंजेस इज एन ऑब्जेक्ट पोजीशन और ओरिएंटेशन, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी परसीव एज constant to someone familiar with the object. This is shape constancy. शेप यानी फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लास के अंदर हमने पानी डाला हुआ है तो अगर हम उसे बैठ के देखते हैं तो हमें ग्लास के अंदर, अगर हमने एक ग्लास को हाफ फिल किया है पानी के साथ, तो अगर हम उसे बैठ कर देखते हैं तो वो हमें हाफ फिल नज़र आएगा, और अगर हम उसी ग्लास को खड़े होकर देखते हैं तो फिर भी वो हमें हाफ फिल ही नज़र आएगा। हम उसके अंदर कॉन्स्टेंसी को ही परसीव करेंगे। जो वाटर है वो कांस्टेंट ही रहा है, वो हाफ ही रहा है। इस तरह नहीं हुआ कि बैठ के हमें वो हाफ फिल ग्लास नज़र आ रहा है और खड़े हुए तो हमें वो फुल ग्लास नज़र आने लग जाए। अगर दो हमने टीन लिए हैं और दोनों के हम साइज़ को देखते हैं, एक को हमने रूम के स्टार्ट पे रखा है, एक को हमने रूम के लास्ट के ऊपर रखा है, तो दोनों का जो साइज़ है हमने वो सेम साइज़ के लिए तो वो सेम ही रहेंगे। ये मैटर नहीं करता कि हमने उसे कितना दूर रखा है, एक को करीब रखा है रूम के स्टार्ट पे रखा है, एक को हमने रूम के लास्ट पे रखा है, लेकिन दोनों का जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा। इसको साइज़ कॉन्स्टेंसी कहा जाता है। हम दोनों को इक्वल साइज़ जो है उसको परसीव करेंगे। शेप कॉन्स्टेंसी, इसके अंदर अगर हम ये देख लें कि अगर हम एक डोर को लेते हैं तो जैसा कि इस फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक क्या है, डोर के जो है वो क्लोज़ है, दूसरे में डोर जो है वो थोड़ा सा ओपन है, जो थर्ड वाला उसमें ज़्यादा डोर ओपन है, लेकिन डोर का जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा।
डोर का साइज़ सेम है, उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप है, वो चेंज नहीं होगी। चाहे हम डोर को बंद करें, चाहे हम उसे थोड़ा खोलें या ज़्यादा खोलें, वो मैटर नहीं करता। जो उसका साइज़ है वो उतना ही रहेगा, जो शेप है उसकी वो कांस्टेंट ही रहेगी। हम उसकी सेम जो कांस्टेंट शेप है उसे ही परसीव करेंगे। ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, ब्राइटनेस जो होती है किसी भी चीज़ की वो भी सेम ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेज ऑफ पेपर ले लेते हैं तो उसको अगर हम डे नाइट में देखते हैं, यानी सूरज की रोशनी में देखते हैं, उसको हम डस्की में देखते हैं, जिस तरह भी देखते हैं, तो वो वाइट पेपर ही रहेगा, उसकी जो ब्राइटनेस है वो वाइट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती। कलर कॉन्स्टेंसी एज अ फंक्शन ऑफ रेशियो क्रॉस quarters ऑफ एडजेसेंट एरिया आल्सो डिफरेंट रिफ्लेक्शन लेवल एजिस्ट द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ द SM एंड L चैनल स्टेट। यानी अगर एक ये हॉर्स है, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं तो ये सेम ही कलर रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एप्पल को देखते हैं तो एप्पल का कलर रेड है, अगर हम उस एप्पल को घर में देखेंगे तो भी उसका कलर रेड होगा। अगर हम वो किसी स्टोर में जाते हैं वहाँ पे एप्पल देखते हैं तो भी उसका कलर रेड ही होगा। अगर हम कहीं जिम में जाते हैं, वहाँ हम एप्पल खाने लगे हैं, वहाँ अगर एप्पल पड़े तो वहाँ भी जो एप्पल है उसका कलर सेम ही रहेगा। यानी जो कलर है वो किसी भी चीज़ का कांस्टेंट ही रहता है, चाहे प्लेस चेंज भी हो जाए। यानी अगर हम उसे किसी भी जगह पे देख रहे हैं, अगर हमारे पास एक ब्लू कलर का कोई अगर बलून है तो उसको हम जहाँ पे भी जाकर देखेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। कलर जो है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे प्लेस चेंज हो जाए, वो हमें सेम ही जो कलर है उसको हम परसीव करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने परसेप्शन के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।